नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट के स्पेशल लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं, आज हम लोग बातचीत करने उपस्थित हुए हैं साहित्य का खलनायक राजेंद्र यादव, समीक्षक, संपादक। मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे कि खलनायक कहने से ही कई चीजें मेरे चेहरे से वो चीजें प्रकट हो रही होगी, तो इसलिए मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरा मानना है, खलनायक कोई बनता नहीं है, उसे खलनायक व्यवस्था बनाता है। खलनायक व्यवहारिक जीवन में सुलझे हुए इंसान होते हैं, उनका सरल जीवन होता है, छल प्रपंच से कोसों दूर होते हैं, परंतु रंगमंच पर वह भयंकर खलनायक होता है। ऐसा खलनायक कि रंगमंच की जो गरिमा है, उस गरिमाओं को और उस सीमाओं को अतिक्रमित करता हुआ। गरिमा का सकारात्मक अर्थ लिया जाए, ना कि नकारात्मक अर्थ, ठीक है। तो वह मंच पर खलनायक होता है। वह खलनायक कईयों के आधार स्तंभ होते हैं। ये वाक्य मैं पुनः दोहरा दूं, वह खलनायक कईयों के आधार स्तंभ होते हैं, कईयों के निर्माता होते हैं। ऐसे ही साहित्य के खलनायक राजेंद्र यादव थे। राजेंद्र यादव का जन्म 28 अगस्त 1929 ईस्वी को आगरा, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, जो ब्रिटिश भारत था उस समय में यह जो प्रांत था आगरा, वह अवध के अंतर्गत आता था। आगरा व अवध दोनों के अंतर्गत। और उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 2013 को हुई, अर्थात आज उनकी पुण्यतिथि है। और उनकी मृत्यु जहां हुई, हम आप यह कहिए, इसी नई दिल्ली में हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं। उनकी मृत्यु इसी नई दिल्ली में हुई थी 28 अक्टूबर 2013 ईस्वी को। शिक्षा के रूप में वो MA तक की पढ़ाई किए थे। 1951 से 2013 तक लेखन काल से जुड़े रहे। नई कहानी आंदोलन के आरंभकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने अनेक ऐतिहासिक कार्य किया, ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, जिसमें कई कहानी संग्रह उनकी है, जैसे देवताओं की मूर्तियां 1952 ईस्वी, खेल खिलौने 1953 ईस्वी, जहां लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी, छोटे छोटे ताजमहल 1961 ईस्वी, किनारे से किनारे तक 1962 ईस्वी, टूटना 1966 ईस्वी, चौखटे तोड़ते त्रिकोण 1987 ईस्वी, ये जो आतिश गालिब प्रेम कहानियां 2008 ईस्वी में, यहाँ तक पड़ाव, एक पड़ाव, दो पड़ाव 1989 ईस्वी में, वहां तक पहुंचने की दौड़ और हासिल। उनके प्रसिद्ध उपन्यास में है सारा आकाश 1959 ईस्वी,
प्रेत बोलते हैं के नाम से 1951 में आए थे। उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी, उल्टा 1958 ईस्वी, सह और माप 1959 ईस्वी, 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी के साथ 1963 ईस्वी, मंत्र विद्ध 1967 ईस्वी, एक था शैलेंद्र 2007 ईस्वी। ये उपन्यास है, एक था शैलेंद्र पढ़ने योग्य उपन्यास है। कविता संग्रह आवाज तेरी 1960 ईस्वी, नाटक चेखव के 3 नाटक, सिग्गल, 3 बहनें, चेरी का बगीचा, और इस तरह से अनुवाद का कार्य, फिर समीक्षात्मक निबंध, फिर अनेक तरह के संपादन कार्य जिसमें एक दुनिया समांतर 1967, प्रेमचंद द्वारा स्थापित कथा मासिक हंस का अगस्त 1966 से संपादन कार्य, और ये उनका ऐतिहासिक कार्य है। कथा दशक हिंदी कहानियां 1981 से 90 तक। इस तरह से आप देखा कि राजेंद्र यादव का जो रचना संसार है वो काफी समृद्ध है, और इसके साथ ही जो एकेडमिक जगत में चर्चित किताब है लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की इस किताब के लिए राजेंद्र यादव का पत्र भी है। इस किताब में भूमिका है राजेंद्र यादव का, हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी का पत्र, राजेंद्र यादव का पत्र। मैं राजेंद्र यादव के पत्र के कुछ अंश को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। राजेंद्र यादव लिखते हैं, प्रिय त्रिपाठी जी, मैंने आपकी तुलसीदास पुस्तक पढ़ी। मैं आपके सामने एक बात स्वीकार करना चाहता हूं। हिंदी के पुराने कवियों में जो कवि मेरे मन में तीव्र विरक्ति और गहरी अरुचि जगाते हैं उनमें तुलसीदास का नाम सबसे ऊपर है। सच ही रामचंद्र शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा तक की विहल गदगदीयता मेरी समझ में नहीं आती। सारे दार्शनिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आतंक के बावजूद मुझे वे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, भदेशपन और अपरिवर्तनशीलता के प्रतीक ही लगते हैं। कृष्ण के समृद्ध, बहुआयामी, कर्मठ और उद्दाम व्यक्तित्व की तुलना में राम मुझे फुसफुसे, व्यक्तित्वहीन, परंपरा पोषक और गिलगिले चरित्र लगते हैं। फिर उनके चारण तुलसीदास। मगर आपकी पुस्तक में एक ऐसी अजीब सी उष्मा, आत्मीयता और बांध लेने वाली निश्चलता है कि मैं इसे पढ़ता ही चला गया। अच्छी बात यह लगी कि आपने न राम को मुकुट पहनाए न तुलसी को अक्षत चंदन लगाए। ये याद रखिए, न राम को मुकुट पहनाए न तुलसी को अक्षत चंदन लगाए। आपने तो अपने अवध को ही तुलसी के माध्यम से जिया है। वहां के लोगों, उनके आपसी संबंधों और संदर्भों बिना उन्हें महिमा मनवित किए को उकेरा है। सब कुछ आपने इतना मानवीय और स्पंदनशील बना दिया है कि मैं तुलसी के प्रति अपने सारे पूर्वग्रह छोड़कर पढ़ता चला गया। इस रचनात्मक तुलसी दर्शन के लिए मेरी बधाइयां राजेंद्र यादव। ये राजेंद्र यादव की मुखरता है। राजेंद्र यादव जो कहना चाहते हैं उसे शब्दबद्ध रूप से कहते हैं। मैंने राजेंद्र यादव को नहीं देखा और मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी को देखा है। हंसराज कॉलेज का एक कार्यक्रम था और काफी चर्चा हो रही थी। विश्वनाथ त्रिपाठी मुख्य उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हंस प्रकाशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, मेरे ख्याल हंस एक कार्यक्रम था
आप ये मान के चले कि एक कार्यक्रम हंसराज में था, मैंने इस पर लिखा भी था फेसबुक पर। तो उसमें विश्वनाथ त्रिपाठी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्रों का जिक्र किया और उनके प्रति श्रद्धा, जो प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होना चाहिए अपने गुरु के प्रति श्रद्धा सिक्त होना, और वो श्रद्धा भाव उन्होंने वहां पर प्रकट भी किया। तो सारी बातें हो गई। तो जब दर्शक से सवाल जवाब की प्रक्रिया आई तो सभी सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी और जिज्ञासा में कहा कि सर, आपकी लोकवादी तुलसीदास में राजेंद्र यादव का पत्र का भी जिक्र है, आप उनके बारे में संस्मरण सुनाए। तो विश्वनाथ त्रिपाठी ऐसे अरे, अर्थात कि क्या राजेंद्र यादव इतने अच्छे आदमी थे और इतने मेरे प्रशंसक थे। उसमें उन्होंने लिखा भी है, उसमें लिखा है, उन्होंने ऐसे बोले, उसमें लिखा है लोकवादी तुलसीदास में, उन्होंने पूरी किताबें पढ़ डाली। और राजेंद्र जी मुझे सुबह फोन करते थे और गालियां देते थे, कभी आओ घर पे, मैं बैठ करके बताऊंगा। यह विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ है। फिर उन्होंने कहा चलो एक प्रसंग सुनाता हूं, तुमने जिज्ञासा व्यक्त की था। वह प्रसंग क्या है? वह प्रसंग है कि राजेंद्र यादव हंस पत्रिका का पुनः संपादन कार्य करने जा रहे थे। तो अपने मित्र नामवर सिंह से उन्होंने राय मशवरा की, विचार विमर्श किया कि यार नामवर, देखो हंस पत्रिका को पुनः प्रकाशित करना है और वह पत्रिका जो है वह कितनी चर्चित पत्रिका है, जिनका संपादन प्रेमचंद ने किया। तुम समझ सकते हो उस स्तरीय की पत्रिका निकलनी चाहिए। तो नामवर सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि यार राजेंद्र, हंस का तो सादगी का प्रतीक है, हंस शुद्धता का प्रतीक है, सफेद है उसका रंग, और तुम हो यार जात के ग्वाले, और मुझे ये नहीं लगता, हंस का एक अर्थ दूध भी होता है, तो मुझे इस बात में संदेह होता है कि यार तुम कितना उसमें दूध मिलाओगे और कितना तुम पानी मिलाओगे। मार ठहाके से हॉल गूंज उठा। लेकिन एक बात मैं कहूं कि यह काज बहुत अच्छा होगा। तो राजेंद्र यादव भी अपने जमाने के खलनायक चुप रहने वालों में से थे, नहीं थे, हाजिर जवाबी। तो उन्होंने कहा, एक मिनट, तो उन्होंने कहा यार नामवर, देखो बात जो भी हो, तुमने ग्वाला का टेक लगा ही दिया है, तो याद रखना मैं वह ग्वाला हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हिसाब करूंगा मैं। और आप जानते हैं हंस किस ऊंचाइयों को छुआ, कितने विमर्शों को जन्म दिया। बहरहाल चलिए हम लोग राजेंद्र यादव पर और थोड़ी सी बातचीत करते हैं। राजेंद्र यादव के विचारों को समझने के लिए उनके जीवन और व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन दिशा की निर्मिति में पैतृक, पारिवारिक, युग, सामाजिक, धार्मिक, राजनीति आदि कारक महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे राजेंद्र यादव सदैव मस्तमौलापन स्वभाव के रहे। 9 से 10 वर्ष की अवस्था, हॉकी खेलते वक्त उनकी एक टांग टूट जाती है। वह कालखंड उनके लिए विशेष महत्व रखता है। कबीर के व्यक्तित्व जैसा
उनका फक्करपन साहित्यिक मंडली को अखरता है। मौन धर्मी राजेंद्र यादव का मानना है कि एक ईमानदार और प्रतिबद्ध रचनाकार की रचनाएं ही उनका परिचय देने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि उनके प्रयोग शोर मचाते हैं और उनके कार्य उन्हें साहित्य के शहंशाह बनाते हैं। अगर मैं शोर और साहित्य के शहंशाह पर जोर दे रहा हूं तो राजेंद्र यादव के उस विशाल व्यक्तित्व, स्पष्ट मुखरता और निर्णय लेने की दृढ़ प्रतिज्ञा, ताकत को ध्यान में रख करके कह रहा हूं। राजेंद्र यादव विमर्शों के अन्वेषक थे, अपने समय के यथार्थवादी आलोचक थे। वे भावी समय में सूक्ष्म चिंगारी की आग में परिवर्तन का स्वप्न देखने वाले साहित्यकार थे। राजेंद्र यादव ने दलित साहित्य की सुलग रही चिंगारी को उस समय महसूस कर लिया था जिस समय साहित्य के मूर्धन्य आलोचक हल्के में ले रहे थे। स्त्री विमर्श के पारखी ने स्त्रियों में स्त्रीत्व की खोज की। मैं यहां पर कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस राजेंद्र यादव ने दलित विमर्श, स्त्री विमर्श को उस समय में वह पहचान दी 90 के दशक में कि वह एक स्थापित विचारधारा बनी, वह एक साहित्य की वैकल्पिक विषय बना, उस वैकल्पिक विषय या उस साहित्य विमर्श के किन किन आलोचकों ने या किन किन संगठनों ने आज राजेंद्र यादव को याद किया? क्या विमर्श के आत्मकथा का आलोचक, कवि, समीक्षक ये भूल गए कि राजेंद्र यादव ने उनकी विमर्श को मुखरता देते, या वे ये भूल गए कि राजेंद्र यादव का योगदान उनके आंदोलनों में कोई नहीं है? यह विचारणीय प्रश्न है। बहरहाल राजेंद्र यादव सहर्ष स्वीकार करने वाले लेखक थे। जैसा कि मैंने आपको लोकवादी तुलसीदास में उनके शब्द भी सुनाया। रोग सैया के समय मुड़ मुड़ कर देख रहे थे उस अतीत को जिसको उन्होंने भोगा था। उन्होंने अपनी लेखनी के प्रशंसक दोस्त और दुश्मन दोनों बनाए। एक लेखक, एक समीक्षक, एक संपादक की यह सफलता की एक कसौटी यह भी है कि वह अपने समय में कितने प्रशंसक और कितने विरोधी बनाते हैं। इस आधार पर राजेंद्र यादव एक सफल समीक्षक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आत्मबोध की यह स्वीकारोक्ति विचारणीय है। क्या वह यह कि 2 जिंदगियों का कर्ज है मुझ पर, मैंने बर्बाद कर दिया। ये 2 जिंदगी कौन है? यह राजेंद्र यादव के अंदर में खलनायक, जिसे आप खलनायक कहते हैं, उस खलनायक के हृदय में बसे प्रेम और एहसास है।
ने राजेंद्र यादव को पढ़ने के लिए हृदय के इस प्रेम और एहसास को भी समझना और बुझना जरूरी है। लेखकीय रचनात्मकता की बुनियादी जरूरत स्त्री को मानने वाले राजेंद्र यादव हेमिंग्वे को याद करते हैं। हेमिंग्वे ने कहा था, मेरे जीवन में आने वाली हर स्त्री ने मुझे एक नया उपन्यास दिया है। और जिस राजेंद्र यादव ने हेमिंग्वे के उस कथन को आत्मसात किया, हेमिंग्वे के उस कथन को याद किया, उस राजेंद्र यादव पर भी एक आरोप लगा स्त्रियों के शोषण को लेकर के। बहरहाल मैं उन सब विषयों पर नहीं जाऊंगा। नेबोकॉम और मार्केज जैसे सफल रचनाकार के वरिष्ठ चरित्र खूबसूरत लड़की की तलाश करती है। सवाल जायज है कि आदर्शवादिता के आधार पर इन विश्व प्रसिद्ध लेखकों को नकार दे। नियमों और मुक्ति का संघर्ष करने वाले कथाकार का खलनायक बनना तो निश्चित था। जो नियमों और मुक्ति का संघर्ष लड़ रहे थे, जो नियमों के बंधन को तोड़ रहे थे और मुक्ति की संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें तो खलनायक बनना जरूरी था। और हर कथा नायक में, हर कथा सूत्र में, हर बड़े बड़े महाकाव्य में नायक और खलनायक की परंपरा रही है। अगर राम है तो रावण है, कृष्ण है तो कंस है। इस तरह से कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसे परंपराओं से भी दूर होने की जरूरत है। और अगर हम दूर होने की कोशिश करते हैं तो उस परंपरा का निर्वाहन करने वाले लोग उस व्यक्ति को खलनायक बनाने में कोई देरी नहीं करते हैं। इसे सच कर दिखाया किसने? तो हंस का संपादक राजेंद्र यादव ने। उन्होंने सांप्रदायिकता, दलित साहित्य, स्त्री विमर्श और नए लेखकों को प्रोत्साहित करने की प्रबल प्रवृत्ति ने कोमल कथाकार को व्यंग वेधक कथाकार बना दिया। विवादों में घेरे बनाने वालों ने विवाद खड़े ही नहीं किए, बल्कि उन विवादों में उन्हें घसीटा भी। वास्तविकता के धरातल पर राजेंद्र यादव कांपते हुए नजर आते हैं। उन्हें पढ़िएगा तो उनका व्यक्तित्व कपता हुआ कप करते हुए नजर आएगी। वह राजेंद्र यादव है जो खुद में कांपता है। एक प्रसंग राजेंद्र यादव और मैत्रेयी पुष्पा से जुड़ा हुआ है। एक बार राजेंद्र यादव और मैत्रेयी पुष्पा किसी विषय को लेकर के अड़ गए। विवादों का मजा अन्य लेखक लोग लेने लगे। उसी दौरान मैत्रेयी पुष्पा पर एक आरोप लगाया गया कि राजेंद्र यादव ने उन्हें लेखिका बनाया है। आज पहचान बन गई तो उन्हें छोड़कर चली गई। इस आक्षेप का उत्तर राजेंद्र यादव ने बहुत सुंदर ढंग से दिया। उन्होंने कहा, ये बहुत पुरुषवादी कमेंट है। मैंने कहानी छाप कर एहसान नहीं किया, ये कहना कि मैंने बना दिया बहुत पितृसत्तात्मक टिप्पणी है। मेरी और मैत्रेयी की दोस्ती जब तक थी बहुत आत्मीय और निस्वार्थ थी। राजेंद्र यादव का एक व्यक्तित्व यह भी था। यही कारण है कि मन्नू भंडारी कहते हैं, मैं राजेंद्र से प्रेम करती थी, उनमें बहुत सी बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। यही सम्मोहन है उनके व्यक्तित्व का। और मेरा मानना है किसी भी व्यक्तित्व का यही सम्मोहन है। किसी भी व्यक्तित्व को समझना हो तो उन्हें समग्रता में समझे बिना आप नहीं समझ सकते। उन्हें समझने के लिए एक शब्द है, समग्र, समग्रता।
अगर उसे विशेषण बनाइएगा, समग्रता, समग्रता में किसी को समझिए, तभी समझ आएगा। हर इंसान में अच्छाई और बुराइयों के तत्व हैं, उन्हें समझने। राजेंद्र यादव अगर खलनायक हैं तो साहित्य के नायक भी हैं, कईयों के लिए नायक हैं। अतः अंततः राजेंद्र यादव पर मुकदमा जारी रहे, परंतु वे कुछ ऐसे दर्द, दुख, सुख, अपराध बोध लेकर गए हैं जिसका नुक्सा संसार की किसी किताब में नहीं थे। जिंदगी के घमासानों से लड़ते हुए राजेंद्र यादव जी ने महसूस किया था, कुछ दर्द हमें अकेले झेलने होते हैं, जिंदगी का एकांत बांटने कोई नहीं आता। ऐसे राजेंद्र यादव को आज उनकी पुण्यतिथि पर तेज इंस्टीट्यूट नमन करता है और उसे याद करते हुए गर्व महसूस करता है। धन्यवाद।